नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। अखिलेश यादव ने पार्टी का मेकओवर करने के लिए सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी हैं। उपचुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए ये कदम उठाया है। इस हार ने अखिलेश यादव को ये बता दिया है कि ट्वीट से काम नहीं चलेगा, सड़क पर उतरकर सियासी संघर्ष करना पड़ेगा। लोकसभा की आजमगढ़ और रामपुर सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को करारी मात दी है। ये उपचुनाव भले ही महज 2 लोकसभा सीटों का था, लेकिन भविष्य की सियासत के हिसाब से काफी अहम है। आजमगढ़ और रामपुर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, जहां पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव से पहले बूस्टर डोज माने जा रहे हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती और मुस्लिम सियासत के लिए सियासी संदेश वाले भी रही हैं। आजमगढ़ और रामपुर सीटें सपा के लिए न सिर्फ सामाजिक समीकरण के लिहाज से काफी मजबूत माने जाते थे, बल्कि पार्टी की जीत के परंपरागत फॉर्मूले एनवाई का भी मजबूत गठजोड़ था, जिसकी दम पर विधानसभा चुनाव में सपा 47 सीट से बढ़कर 111 सीटों तक पहुंची थी। इन दोनों सीटों पर सपा की हार मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश और आजम खान जैसे नेताओं की अपने गढ़ में कमजोर होती पकड़ का संकेत दे रही है। कन्नौज में डिंपल यादव की हार के बाद रामपुर और आजमगढ़ की हार ने सपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार ने अखिलेश यादव के माथे में चिंता की लकीर बढ़ा दी है। रामपुर में जहां 50% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहीं आजमगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। इन दोनों जगहों पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं मुस्लिम भी सपा से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आजमगढ़ में बीएसपी को वोट देकर अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। लोकसभा उपचुनाव की हार ने कई सियासी संदेश दिए हैं। ये संदेश अखिलेश यादव के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सपा का एनवाई समीकरण इस चुनाव में ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि सपा ने साइकिल को मेकओवर करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सदस्यता अभियान आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा को कितनी संजीवनी दे पाता है। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा और समझा होगा कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मेकओवर करने की पूरी तैयारी अखिलेश यादव ने कर ली है। बीजेपी सवाल उठा रही है, साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि जब से आपने कमान संभाली है पार्टी की, यानी कि अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है, तब से 4 चुनाव हार चुके हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022। अब आगे फिर 2024 का चुनाव दिख रहा है, लोकसभा चुनाव दिख रहा है। बीजेपी जो है वो इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं हमलावर होती नज़र आ रही है। उसकी एक स्ट्रेटजी के तहत आपको बता दें कि 100 दिन का एजेंडा जो था, 100 दिन सरकार के, उसमें क्या क्या उपलब्धियां थी उसको गिनाया योगी आदित्यनाथ ने कल। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे
सपा अपना मेक ओवर कर पाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं दिनेश शुक्ला जी। दिनेश शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सीधा आपके पास आऊँगा। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको, अब आपकी राह में कहीं ना कहीं मेक ओवर अगर हो गया समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रास्ता है वो कठिन हो जाएगा दिल्ली का? देखिए ओम जी, समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर तक जा करके मेकओवर कर ले, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में ये रोड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी 2022 के इलेक्शन में अपने चरम पे जा चुकी। वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ। देखिए, इस बार सीधा सीधा सा इलेक्शन था। एक मतदाता वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, एक मतदाता वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था वो लगभग संपूर्ण मतदाता सपा के साथ था। इससे बढ़िया अवसर समाजवादी पार्टी को शायद अब कभी मिलेगा जी। क्योंकि कोई न कोई राजनीतिक पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपने पांव बढ़ाएगी, पसारेगी, और जो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता ये बटेगा। अब की बार एकदम केंद्रित वोट था और वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ में था। तो समाजवादी पार्टी अपने क्लाइमेक्स को छू चुकी। और जो बात मुलायम सिंह में थी संगठन को चलाने की, परिवार को समेट के चलने की, वो परिस्थितियां अखिलेश जी बिगाड़ चुके हैं। अखिलेश जी का अभी आप लोगों ने देखा आजमगढ़ और रामपुर, जैसे लगता है कि इन्हें पूरा मालूम हो गया था कि हम यहाँ से किसी भी कीमत पे हार जाएंगे, और वो जाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। अगर जाते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट बढ़ सकते थे, और आजमगढ़ की बहुत छोटी सी जीत थी, ये तो डिस्टर्ब हो भी सकती थी, लेकिन वो नहीं गए। तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के एक एक सदस्य को आईना दिखा रहे हैं, और यही उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी किया। तो मैं समझता हूं कि मेकओवर तो कुछ न कोई ड्रामा है जो ये करने का प्रयत्न कर रहे हैं जी। बाकी मुझे नहीं लगता कि मेकओवर में तो देखिए नेता को जमीन पे उतरना होगा। एसी कमरे में बैठ के ट्विटर उड़ाने से काम नहीं होता। तो निश्चित रूप से मेकओवर क्या करेंगे, जो मतदाता है वो उनका गिना चुना है, उतना है, उनकी सीमा है। जो मतदाता उनका नहीं है वो उनको छूना भी पसंद नहीं करता जी जी। ठीक है, हमारे साथ अर्पित त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अर्पित, आपका स्वागत है। सबसे पहले अर्पित, आपको आवाज मिल रही है? नमस्कार जी, नमस्कार। अर्पित, मेकओवर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अब सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आपने जो जिला इकाइयां थी, प्रकोष्ठ थे, सबको भंग कर दिया है। नए सिरे से सबको अब हर जगह सेट किया जाएगा। सर, 2024 निशाना तो है सर, लेकिन आपको नहीं लगता काफी मुश्किलें आएंगी सर? क्योंकि जनता ने जिस तरीके से बीजेपी पर विश्वास जताया है, आजमगढ़ में और रामपुर में दोनों ही आपके किले थे, दोनों ढहा दिए बीजेपी ने। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स जो है वो भी अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। नहीं, देखिए, उसमें जो आजमगढ़ और रामपुर की जो बात की जा रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वहां पर कई बूथ ऐसे थे जहां पर प्रशासन ने वोटिंग होने ही नहीं दी। जहां पर 1800 वोटों के पोलिंग बूथ थे, वहां पर 6 वोट पड़े, कहीं पर 9 वोट पड़े, कहीं पर 15 वोट पड़े, जो असंभव है। कभी नहीं होता है कि 1800 लोगों कहीं के पोलिंग बूथ में हो और उसमें केवल 10 लोग जागरूक हो जो वोट करने जाएं। तो वहां पर प्रशासन लाठी लेके लोगों के लिए बैठा हुआ था, तो लोगों में डर व्याप्त हो गया था, लोग निकल नहीं पा रहे थे, और उसके बाकायदा विजुअल जारी हुए थे। लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों ने विजुअल अपने जारी करे थे कि इस तरीके से प्रशासन रोक रहा है। अब जब इस तरीके से रोका जाएगा तो लोग वोट कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी चीज, वहां पर माननीय धर्मेंद्र यादव जी को वोट 10-20-25 हजार वोट नहीं मिले, 8,500 वोटों से केवल हार हुई है वहाँ पर। सर, हार तो एक वोट से मानी जाती है सर। कोई वहाँ पर पब्लिक ने नहीं हराया, होती है सर। शासन और सरकार की मिली भगत से वोट गए हैं। दूसरी, और जो आपने कहा कि यहाँ पर अभी जो सदस्यता अभियान वाला, आज से देख सदस्यता अभियान की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है। ये हर 5 साल की प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ जी। 5 साल बाद कार्यकारिणी भंग होती है। 30 जून तक की वैलिडिटी थी, उसके बाद कार्यकारिणी इसलिए भंग की गई है, और 30 जून के बाद से फिर ये 5 साल के लिए या 2 साल के लिए जो संविधान है 5 साल के लिए, उसमें फिर से लोगों को
सदस्यता दिलाई जाएगी, फिर से कमेटी बनाई जाएगी और अच्छे नए लोगों को स्थान दिया जाएगा और पुराने लोगों से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को छोड़ा जाएगा, पुराने लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा और नए कुछ अच्छे नौजवान और जो कई पार्टियों से आए हुए लोग हैं उनको भी स्थान देके सम्मान देने का काम किया जाएगा। ये कार्यकारिणी इसलिए की गई है। सर बीजेपी की स्ट्रेटेजी से कैसे निपटेंगे? 100 दिन का देखिए जो काम था वो उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बता दिया, लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है सर, क्या पॉलिसी है सर? 2 साल की क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं सर? क्या कुछ किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया पे खेलना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, वो 5 साल 100 दिन का है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो 5 साल भी तो आप जोड़िए जो पिछले साल 5 सालों से भाजपा सरकार में है, तो 100 दिन का कार्यकाल कैसे कहा जा सकता है? ये 5 साल 100 दिन का कार्यकाल कहा जाएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। अर्पित, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, मैं उसी को तो बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि सरकार जो रिपोर्ट कार्ड अपना 100 दिन का दे रही है वो 100 दिन पे उसने कुछ नहीं करा। और एक और है, ये अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे 100 दिन में क्या करा है, क्या जो एनसीआरबी के आंकड़े दिए गए वो इनसे सबसे ज्यादा खराब चल रहे हैं, जो महिला आयोग के नोटिस दिए गए वो सबसे ज्यादा भाजपा को दिए गए। इस तरीके के लगातार जो निगेटिव चीजें हैं वो भाजपा की तरफ दी जा रही हैं। ठीक है सर, ठीक सर, आता हूं आपके पास। अभी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, नावेद जी को, उनका रुख करना चाहूंगा। नावेद जी, कैसे देख रहे हैं अब सपा के इस मेकओवर को सर? हालांकि जो अर्पित त्रिवेदी है साफ तौर पे कह रहे हैं 5 साल में कार्यकारिणी जो भंग की जाती है, उसके बाद नए सदस्यों को लिया जाता है सर, और अब हर 5 साल में जो सदस्यता अभियान चलाया जाता है वो भी सर चलाया जा रहा है। 2024 टारगेट है सपा के लिए, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है सर। नावेद शिको जी का ऑडियो लेवल ठीक कराया जाए। सर आपकी आवाज आ रही है, स्लो आ रही है सर। आवाज ठीक कराइए पीसीआर प्लीज। ठीक है सर, मैं आपका रुख करूंगा। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही सर, क्लियर नहीं है। ठीक सर, आता हूं सर आपके पास, आ रहा हूं। ठीक सर, दिनेश शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी से। सर आपका रुख करना चाहूंगा। दिनेश जी, साफ तौर पे ये कह रहे हैं अर्पित त्रिवेदी कि आपने 5 साल 100 दिन का ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड था वो बता दिया, सरकार का जो काम था वो बता दिया, 100 दिन का नहीं है सर। और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो उनको आप नहीं देख रहे, महिला आयोग के पास कितनी शिकायतें पहुंच रही वो आप नहीं देख रहे हैं, और भी कई मुद्दों पर आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं सर। देखिए, अगर सडन प्रोवोकेशन के या किसी लालच के अपराध होते हैं, इन अपराधों को मैं नहीं समझ पाता हूं कि कोई जल्दी से कंट्रोल कर पाएगा। किसी व्यक्ति को अचानक कोई चीज ठेस लगी और उसने कोई अपराध कर दिया, ऐसा अपराध कंट्रोल करना कठिन होता है। लेकिन इस सरकार में 5 साल से, उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार में अपराध के ग्राफ में गिरावट तो खूब दिखाई पड़ी। महिलाओं का जहां तक प्रश्न है, ये पंगा उठाया जाता है। कहीं पे ऐसा भी होता है कि दिल्ली में वही कांड हुआ और किसी ने आवाज नहीं उठाई, राजस्थान में वही कांड हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में यदि कोई ऐसा अपराध हो जाता है तो वो ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बड़ा उत्पीड़न चल रहा है। जबकि 5 साल से ओम जी आप भी देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और वो ये देखता है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। ये नहीं कि गायत्री प्रजापति की तरह उनको बाकायदे शरण दे दी जाए और बाद तक जो है उनको गिरफ्तार न किया जाए, जब सरकार बदले तब उनकी गिरफ्तारी हो। ये काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अपराध में बहुत कंट्रोल है। आपके पास जी दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अपराध क्यों बढ़ जाते हैं, ये नहीं समझ में आता। निश्चित रूप से सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और दिखाई पड़ता है कि सरकार के काम हो रहे हैं। केवल बुंदेलखंड, हमारे कानपुर से बुंदेलखंड के बीच में 2 एक्सप्रेसवे,
तैयार हो रहे हैं। अर्पित आ रहा हूं आपके पास, मुझे नावेद शिकोह के पास जाना है, वरिष्ठ पत्रकार। तमाम बहुत से काम हो रहे हैं। कानपुर में मेट्रो हुआ, कानपुर में पीजीआई बन के तैयार हो गया, 14 से बनना शुरू हुआ था, तो काम तो हो रहे हैं, दिखने लगे हैं अब। ठीक सर, ठीक। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नावेद शिकोह जी, आपका रुख करना चाहेंगे नावेद जी। नावेद जी, मेरा प्रश्न वही, अगर आपने सुना हो अब आप उत्तर दे सकते हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक सर, सर आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही सर, प्लीज इसको ठीक कराइए। जी ठीक सर, हाँ सर बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होता है या जीवन रहता है। आज 5 साल के बाद में सदस्यता अभियान चलाते हो, पार्टी बंद होना आम प्रक्रिया है। आपने बताया अच्छा लगा जान के पड़ता है, कोई भी हो उससे संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी में होगा, सरकार का कोई महाधिवेशन होगा। मैं पूछा उसका जवाब देना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि किसी पार्टी में या संस्था में क्या ये स्वतंत्र प्रक्रिया है या अखिलेश यादव जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी। ठीक सर, ठीक है सर नावेद जी, ठीक। अर्पित त्रिवेदी हमारे साथ, उनका रुख करना चाहेंगे। अर्पित जी, पहले तो आप जवाब अगर देना चाहें, दिनेश शुक्ला जब बोल रहे थे तब आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल है सर आपसे, आप का जो माई फैक्टर था यूपी में, मुस्लिम प्लस यादव इक्वल्स टू आपकी गवर्नमेंट, सर इस बार वो चला नहीं। ये मतलब ये समझिए इस बार पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोटर्स था उसने आपको बढ़ चढ़ के वोट दिया सर विधानसभा 2022 के चुनाव में सर, और ऐसे में भी आपकी सर हार देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी आपकी सर, वो देखने को मिली, जबकि इतनी सारी रैलियां हुई, इतना आपने जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव जी गए पहुंचे, और ओम प्रकाश राजभर भी आजकल आपको नसीहत दे रहे हैं सर अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश जी कह रहे हैं कोई हमसे नाराज है तो बना रहे, हमें किसी की राय शुमारी की जरूरत नहीं सर। ऐसे में कैसे सर जो आपके घटक दल है वो आपके साथ 2024 में नजर आएंगे सर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की मैं बात करूं, ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के साथ है, उन्होंने कोई नसीहत नहीं दी, उनकी तरफ से किसी ने गलत स्टेटमेंट दे दिया था, उन्होंने टीवी पर आकर दिया कि नहीं वो राष्ट्रीय गति के साथ हैं, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरा, हम लोग की जो रैलियां हुई या जो भी जयंत चौधरी जी के साथ हम लोग की रैलियां हुई, हम लोगों ने अपने यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है, वो राजनीति में बड़ी राजनीति करते हैं और वो दूसरों को सम्मान देने का प्रयास पूरा करते हैं, और उन्होंने जयंत चौधरी जी को सम्मान देके दिखाया भी कि आप चाहे जितनी सीटों पर लड़े हो या जो भी हुआ हो रिजल्ट, लेकिन उन्होंने जयंत चौधरी साहब को सम्मान दिया। ये एक हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखे। दूसरी चीज, हम लोगों को MY फैक्टर की बात नहीं, हम लोगों को सर्व समाज ने वोट दिया है, हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़ा है, यहाँ की घटा है। हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बढ़ा है सर, लेकिन तब भी नहीं जीत हासिल हुई सर। जी सर, आपका वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा है सर। जी, अब हम लोग रिजल्ट में हारे वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग की सीटें भी बढ़ी हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। घटा है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने पे विचार करना चाहिए कि लोगों का विश्वास उन पे क्यों घटा। अगर पहले ये 350 साढ़े 300 सीटें लाते थे तो इस बार इनकी सीटें क्यों घट गई, और दूसरे दलों की हम लोगों की सीटें क्यों बढ़ी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। लोग बहकावे में एक बार आ जाते हैं, बार बार नहीं आते। 2017 में बहकावे, 2014 में भी बहकावे में आ गए, 2017 में भी बहकावे में आ गए यूपी के चुनाव में, विधानसभा के 2019 में फिर बहकावे में आ गए, लोकसभा चुनाव में
फिर सर 2022 में भी बहकावे में आ गए सर। अगर 2024 कहीं धोखे से जीत गए। 2024 में देखिए कोई भी चीज होती है धीरे धीरे होती है, कभी ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता सर है। आपको सर इतना तो सर आपको कहना चाहिए सर टीवी स्क्रीन पर कि अब आपको सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। अब ट्विटर और सोशल मीडिया पे काम नहीं चलेगा सर। सड़क से लेके जो मुलायम सिंह यादव जी करते थे सर, चौपाल जी करते थे सर, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार रहे हैं। आप किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की फेसबुक टाइमलाइन उठाइए या देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारी समाजवादी पार्टी का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता नेता रोड पर रहा कोरोना काल से ही, और उसके बाद अभी तक संघर्ष लगातार हम लोग करते रहे, आंदोलन करते रहे। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो बेरोजगारी का विरोध करने के लिए रोड पे आई हो, जो महंगाई के मुद्दे पर रोड पे आई हो। लगातार हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, नौजवानों की परेशानी के लिए, किसान की परेशानी के लिए हम लोग रोड पे रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो हम लोग एक मजबूत विपक्ष के रूप में आ पाए। नहीं तो ये 47 सीट से 125 सीटों का सफर बड़ा कठिन होता है। ठीक है सर, नावेद जी को हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं। नावेद जी, कितना जरूरी हो जाता है सर सोशल मीडिया से निकल करके अब रोड पर आने को मजबूर कर देता है अगर सत्ता पक्ष, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इतिहास देखा गया है तो सर समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतर करके आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ती रही, लेकिन आजकल वो दौर देखने को बहुत कम नजर आता है सर। धरना प्रदर्शन बहुत कम नजर आते हैं, ट्विटर पर अपनी बात कह दी जाती है, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह दी जाती है और फिर सर उसी पर बवाल खड़े होते हैं सर। ऐसे में अब क्या जरूरत है एसी कमरों से निकल करके सड़क पर उतरने की? क्योंकि अगर मुद्दा आप बेरोजगारी का उठाएंगे सर तो आपको सड़कों पर उतरना होगा, स्वास्थ्य का उठाएंगे तो उतरना होगा, शिक्षा का उठाएंगे तो उतरना होगा सर, महंगाई का उठाएंगे तो उतरना होगा। ये मुद्दे बहुत अहम है सर, और जैसा कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता चला आ रहा है इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन आम जनता इन मुद्दों से क्या इतर कहीं जा रही है या वाकई में बीजेपी पर वाकई में विश्वास कर रही सर? समाजवादी पार्टी के लगातार इस तरह के लग रहा है कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, पार्टी को वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, विपक्षी जिम्मेदारी होती है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि तरीका काम और इस बात में कोई शक नहीं और यही शायद सवाल आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से दिनेश शुक्ला, उनका रुख करना चाहेंगे। दिनेश जी, लगातार अर्पित कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी वो लगातार जनता के बीच में जा रही है, काम करती हुई नजर आई है और अपने जो वरिष्ठ नेता उनको सम्मान दे रही, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार अभी आजम खान साहब की नाराजगी नजर आ रही थी। कुछ दिनों पहले जब वो जेल से छूट कर आए थे, मिलने से वो बचते नजर आए अखिलेश यादव से। हालांकि बाद में वो मिले भी, पहुंचे और सदन पर पहुंचे, वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी में एक बिखराव नजर आ रहा है जिसका फायदा बीजेपी को सर मिल रहा है। और बीजेपी को लगातार जो बेसिक समस्याएं हैं सर, उन पर समाजवादी पार्टी घेरने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आपका साथ देती नजर आ रही है सर। इन सबके बीच में जो क्राइम का ग्राफ है सर, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, ऐसी बात करते नजर आए हैं अर्पित त्रिपाठी। जिस तरीके से कह रहे हैं एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा लीजिए और देख लीजिए सर। बुलडोजर पर आप पर इल्जाम लग रहे हैं सर कि बुलडोजर एक धर्म विशेष के खिलाफ चल रहा है सर। कार्रवाइयां जो हो रही हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रही सर। बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही सर। बहुत सारे इल्जाम विपक्ष आप पर लगा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विपक्ष कैसा इल्जाम लगाता है ये अलग बात है। विपक्ष को ये करना भी चाहिए
विपक्ष को हर बात का विरोध करना चाहिए, अच्छी चीज हो उसका भी विरोध, खराब चीज हो उसका भी विरोध। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म विशेष के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। बरेली में मदन सिंह बद्दू के अवैध निर्माण पे चला सबसे पहले इस 22 की सरकार बन जाने के बाद। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप कानपुर की छोटी सी घटनाओं को उठा लीजिए। पिछले पंचवर्षीय में कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कुछ लोगों ने अपराध करने का प्रयास किया, सबको उठा उठा के पुलिस ने बंद किया और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता थाने कहने भी नहीं गया। जैसा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि अगर कोई समाजवादी पार्टी के नाम का अपराधी पकड़ जाए तो पूरा समाजवाद वहां थाने में जमा हो जाता था और उसको छीन लाते थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही नहीं है ऐसे। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी दल का हो। इसलिए अपराध पे कंट्रोल भी है। अभी कल ही की बात है, हम लोग परिवार सहित आ रहे थे तो गैप तो बहुत अच्छा है, रात में भी हम लोग निकल सकते हैं, पूरे परिवार ने ये बात कही। तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छा हुआ है। बिजली पानी सड़क की व्यवस्था बहुत बढ़िया है 2014 के बाद से। ओम जी कानपुर इन्वर्टर्स के लिए जाना जाता था, क्या दुर्दशा थी। और कह दिया जाता था कि सपा को दिया क्या है कानपुर ने, तो हम बत्ती क्यों दें। तो बिजली नहीं मिलती थी। आज परिस्थितियां यहां आके खड़ी हैं कि सुशासन दिखाई पड़ने लगा है। सड़कों पे इतनी गर्मी हुई, सड़कों पे धूल के गुबार जो दिखा करते थे कभी, वो गुबार नहीं दिखाई पड़े। और अपराध में अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, भोर के लुटेरे, चेन स्नेचर, पर्स स्नेचर, मोबाइल स्नेचर। आज की तारीख में ये खबरें हुआ करती थी अखबार जी, ये खबरें होती थी। आज अखबार उठा के देखिए, एक आधी 50 लाख की आबादी वाले शहर में एक आधी अगर घटना हो जाती है तो कोई मंचला होगा, उसे ठीक किया जाएगा। सोहदों द्वारा माँ बहन बेटियों के साथ में अभद्रता, उनके दुपट्टे खींच लेना, हाथ पकड़ लेना, और अगर उनके साथ संरक्षक होते माता पिता, उनके साथ मारपीट करना, ये सब बंद हो चुका है जी। तो निश्चित रूप से जो ये अपराध, संगठित अपराध होते थे, इन पे अंकुश है। और जो बुलडोजर की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से वैधानिक है, वो कोई जबरदस्ती नहीं है और गैर कानूनी नहीं है। ठीक है। अर्पित त्रिवेदी, कैसे निपटेंगे 2024 आपका निशाना है लोकसभा चुनाव पर। 80 लोकसभा क्षेत्र वाला ये राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश बीजेपी करेगी। सर, आप कौन से फॉर्मूले के साथ जाएंगे जनता के बीच में? ऐसा क्या कुछ करेंगे जिससे आपका संगठन मजबूत हो, जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, वो आपकी तरफ देखें, आप पर विश्वास करें? सर चलिए, अर्पित का संपर्क हमसे टूट गया है। फिलहाल वक्त इतना ही था हमारे पास। दिनेश शुक्ला आपका शुक्रिया, साथ ही साथ अर्पित आपका शुक्रिया, नाविद आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का मेकओवर क्या कुछ रंग दिखाएगा 2024 में, वो आगे मालूम चलेगा। फिलहाल मेकओवर अब शुरू हो गया है, सदस्यता अभियान भी जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News